दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वैकेंसी आई है और इसमें जो पद हैं प्रिंसिपल के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के भी पद हैं, जिसमें अच्छी खासी आपकी जो सैलरी रहेगी। अगर आप प्रिंसिपल के तौर पर चुने जाते हैं तो आपको 78,800 से स्टार्ट होगी और पीजीटी के जो लोग होंगे उनको 47,600 से लेकर 1,51,000 तक, टीजीटी के तौर पर 44,900 से लेकर 1,42,400 तक और पीआरटी के लिए अगर आप चुने जाते हैं तो 35,400 से 1,12,000। ये पे मैट्रिक्स है, मतलब इससे ज़्यादा ही पेमेंट आपको इन हैंड मिलने वाली है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों तो आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से पद हैं यहाँ पर मैं पद आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल के पद हैं। हालांकि प्रिंसिपल के पद मात्र 3 ही हैं, ज़्यादा पद नहीं हैं। और बाकी जो पद है ना, ये भी कैटेगरी वाइज ही हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ जो अनरिजर्व्ड है हिंदी के लिए, यह जो पद है ईएसटी के लिए होगा। इसी प्रकार से इंग्लिश में एक ही पद है, मैथ में एक ही पद है। तो आप देख लीजिए कि जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं उसमें सीटें कौन सी हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार टीजीटी में भी आपके लिए पद हैं। तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज अलग अलग देखा जाए तो जोड़ के काफ़ी सीटें बनती हैं, लेकिन आपको आवेदन तो 1-2 सीटों पर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्राइमरी में कुल मिला के 30 पद होने वाले हैं। प्राइमरी में आवेदन करना यहाँ पर फ़ायदेमंद है। और रही बात ये कि आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आप bhu.ac.in RAC पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और रही बात एलिजिबिलिटी के बारे में दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीजीटी के तौर पर आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित विषय में आपकी पीजी होनी चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये आपके सामने है। तो पीजी में अगर 50% मार्क है आपका और जिस भी विषय में आप आवेदन कर रहे हैं, अगर उस विषय में आपने परास्नातक आपने एमएससी या एमए किया हुआ है, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है ना। हाँ, बीएड भी आपसे मांगा गया है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर बीएड की भी डिमांड जो है वो रखी गई है। बाकी हिंदी और अंग्रेजी में आप पढ़ा सकें और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। जो एज लिमिट है वो बताई गई है 40 साल, ठीक है। हालांकि रिलैक्सेबल एज पर द रूल, यानी कि अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 43 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। एससी एसटी से आते हैं तो 45 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। ये आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी पद है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप एमपीएड हैं और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश रखते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एज लिमिट इज 40 ईयर, रिलैक्सेबल एज पर द रूल्स, तो आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी में अगर आपको आवेदन करना है तो बस वही नियम है कि स्नातक में आपका 50% मार्क होना चाहिए, प्लस जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हो उस विषय में भी 50% मार्क होना चाहिए। या जैसे मान लेते हैं आप सोशल साइंस में आवेदन कर रहे हैं तो इसमें एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें 50% आपका बनना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन देखा जाता है, मतलब अगर जैसे कि अगर 2-3 विषयों के लिए आपसे एलिजिबिलिटी मांगी जाती है तो उसमें कॉम्बिनेशन देखा जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से टीजीटी मैथ और साइंस के लिए भी है, टीजीटी होम साइंस भी है, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद, दर्शन, तो ये आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप टीजीटी में भरना चाहते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि आपका बीएड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो सीटेट का सेकेंड पेपर है ये आप पास किए हों, देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना। पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आवेदन करना चाहिए तो आप आवेदन कर दीजिएगा। फीस दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा आपको लग सकती है। जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको मात्र 500 रुपये देना है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी ना क्रीमी ले रहे हैं उनको 1,000 रुपये तक की फ़ीस देनी पड़ेगी। लास्ट डेट इसकी 5 जनवरी 2026 है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी के बारे में, तो उनके लिए अपडेट आ गई है। फिलहाल बहुत ही जल्द आपको आरओ और बाकी जो ग्रुप सी और डी की भर्ती होती है तो उसमें आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टेंडर है जारी कर दिया गया है और जल्दी जो भर्तियाँ हैं ये illahabadhighcourt.in वेबसाइट पर जारी हो जाएंगी। तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल बिडर्स, मतलब अभी तो टेंडर्स है ना, तो बिडर्स के लिए जो बिड लगाना चाहते हैं, बोली लगाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है।
तो मतलब संभावना पूरी बन रही है कि बहुत ही जल्द आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO ARO और अन्य भर्तियों के लिए विज्ञापन देखने को मिल सकता है। दोस्तों थोड़ी सी अपडेट लेते हैं एल टिकट परीक्षा जो कि 6 और 7 तारीख को संपन्न हुई। अब आगामी जो परीक्षा होनी है दिसंबर में, अभी जो है 4 दिनों की परीक्षा बाकी है। तो फिलहाल एल टिकट भर्ती परीक्षा केंद्र में 2 केंद्रों पर पकड़े गए नकलची FIR दर्ज हुई है और यकीन मानिए कि इनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो फिलहाल UPPSC की ओर से आयोजित राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन विज्ञान और संस्कृत विषय की परीक्षा हुई है। एग्जैक्टली देखा जाए तो जो GS आया 6 की अपेक्षा 7 में GS थोड़ा सा टफ था और मैथ काफ़ी टफ था। 6 की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 7 को जो GS आया था, मतलब उसमें जो मैथ के प्रश्न पूछे गए थे थोड़ा सा अधिक टफ मान सकते हैं आप। तो फिलहाल इसमें लगभग मतलब देखा जाए तो विज्ञप्ति के अनुसार प्रथम पाली के लिए कुल कितने लोग, तो 1 लाख कितना हो गया, 1,02,953 अभ्यर्थी जो थे वो रजिस्टर किए थे। इनमें से 48% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, मतलब आधे से भी कम ने परीक्षा दी है। वहीं पर दूसरी पाली के लिए कुल कितने लोग थे, तो 40,402 लोग रजिस्टर किए थे संस्कृत विषय में। इसमें 65% जो है उपस्थिति रही है, तो उपस्थिति जो है साइंस से ज़्यादा रही है प्रतिशत के हिसाब से। आवेदन तो कम हुए थे तो संख्या लगभग वही रहेगी, यानी दोनों पालियों में औसतन 56% लोगों ने परीक्षा दी है। तो साइंस में तो बहुत कम बच्चे आए। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार कानपुर नगर और प्रयागराज में नकल और फर्जीवाड़े के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों ही मामलों में संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो है वो प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब बाकी जो दोस्तों परीक्षाएं होनी हैं, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक, यानी कि GS में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो आज आपको शाम तक मिल जाएगा और आप बेहतर समझ पाएंगे कि आगामी परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर विश्लेषणात्मक सवालों ने अभ्यर्थियों की बढ़ाई चुनौती। तो फिलहाल जो सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर काफ़ी भीड़ थी, जो क्वेश्चन पेपर आया वो पूरी तरह से एनालिटिकल था और कॉन्सेप्ट पर आधारित रहा। भौतिक विज्ञान का स्तर मध्यम बताया गया, जबकि रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र को मध्यम से कठिन श्रेणी का बताया गया। सामान्य अध्ययन में समसामयिक, संविधान और तार्किक प्रश्नों की प्रधानता रही। तो फिलहाल जो सभी शिफ्टों की, यानी कि जो 4 शिफ्टें हुई हैं 6 और 7 दिसंबर को, सभी की जो आंसर की है चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप चाहें तो पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सभी शिफ्ट आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि GS में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और अगर आप एल टिकट दे रहे हैं तो चारों वीडियोज़ आपके लिए अपरिहार्य है, कंपलसरी है, ज़रूर आपको देना पड़ेगा। हालांकि जो लोग पेड ग्रुप में थे उनको काफ़ी फ़ायदा मिला। दोस्तों पेड ग्रुप में लगभग सारा मटेरियल कवर हो गया था और जो प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल गए यहाँ पर। और रही बात ये कि जो बाकी स्टडी जीके था उसमें भी जो लोग ग्रुप में हैं उनकी मौज रही, मतलब बहुत कुछ आपको पढ़ाया गया था और बहुत कुछ आप लोगों ने वहाँ पर देखा भी होगा। पेपर जो था वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स अब बात करें तो पेड ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और या आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9452252260 पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बहुत नॉमिनल फीस है, ओनली 299, ठीक है ना। आप इतना पेमेंट करेंगे, इसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो ग्रुप में आपको क्या मिलता है, तो जैसे कि आपका स्टैटिक हो गया, करंट हो गया, सारा नोट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जो भी मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं उनकी डिटेल PDF मिल जाती है, पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है और आपका जो सबसे अपरिहार्य है आपका टेस्ट करवाया जाता है। तो टेस्ट भी होता है, तो इससे आपका जो डर होता है एग्ज़ाम के टाइम वो आपका निकल जाता है। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। कांस्टेबल और राइफलमैन की 25,000 प्लस बम्पर भर्तियाँ होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पावर जॉब्स के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF और सचिवालय सुरक्षा बल यानी कि SSF में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, असम राइफल्स में राइफलमैन जनरल ड्यूटी के कुल 25,487 पदों पर बम्पर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सबसे अधिक 14,595 पद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF में होंगे। रिक्तियों की संख्या भी बढ़ भी सकती है, तो अधिक जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी। तो फिलहाल देखा जाए तो सुरक्षा बलों के जो रिक्तियों का विवरण है, BSF में 616, तो बाकी डिटेल में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ये जो पूरी क्लिप है आप देख लीजिएगा।
न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 23 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर किया जाएगा, यानी कि उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद का ना हुआ हो। अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट भी यहाँ पर मिल रही है। और रही बात दोस्तों ये कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनका चयन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के 160 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 80 प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। परीक्षा में जनरल, सामान्य बुद्धि एवं तर्क, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, प्रारंभिक गणित और अंग्रेजी हिंदी से 20-20 प्रश्न होंगे। सही जवाब देने के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। गलत जवाब देने पर 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। 1 घंटे का पेपर रहेगा और इसमें दौड़ भी है। जो पुरुष हैं 24 मिनट में 5 किलोमीटर, लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों को छूट रहेगी, उन्हें 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। महिलाओं को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ और लद्दाख के जो हैं उनको 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी 5 मिनट में। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कीजिए, ठीक है ना। इसमें तो मायने रखता है आपका जो फिजिकल स्टेमिना और शारीरिक जो आपकी फिटनेस होती है। और टीईटी पर शिक्षकों का विरोध फिर हुआ तेज, तो टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश भर में सांसदों को दिए ज्ञापन। तो देश भर के बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। संसद सत्र को देखते हुए 2 दिन सांसदों को ज्ञापन देने का अभियान चलाया गया है। मतलब किसी भी कीमत पर ये जो अध्यापक हैं वो टेट से छूट राहत चाहते हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। छोटे मोटे काम के लिए भी एआई बना भरोसेमंद, तो अमीर देशों के मुकाबले एआई के उपयोग में अपना देश काफ़ी आगे है। तो फिलहाल एआई का इस्तेमाल तो आप भी कर रहे हैं। भारत में स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा ही है और इससे हमारी जो दैनिक दिनचर्या है काफ़ी प्रभावित हो रही है। दोस्तों इसी के साथ स्वास्थ्य खर्च ने 1.5 अरब लोगों को गरीबी में धकेला। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, दुनिया में हर 4 में से 3 को स्वास्थ्य खर्च में वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो मतलब ये है ना कि एक हेल्थ पॉलिसी अगर रहती है तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिल जाता है, लेकिन सोच समझ के आपको लेना चाहिए हेल्थ पॉलिसी भी। गोवा के नाइट क्लब में आतिशबाजी से लगी भीषण आग, दिल्ली के 4 पर्यटकों समेत 25 जिंदा जल गए। तो ये भी खबर निकल के आ रही है। तो बिल्कुल जो है बहुत ही दर्दनाक, गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार आधी रात को आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं समेत 25 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में 5 पर्यटक और 20 क्लब के कर्मचारी शामिल हैं। इन पर्यटकों में 4 दिल्ली के हैं, जिनमें 3 एक ही परिवार के हैं। सोचो क्या बीत रही होगी। और इस मामले में क्लब प्रबंधक समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। हादसा शनिवार देर रात पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा नदी के पास स्थित वर्च बाई रोमियो लेन नाइट क्लब में हुआ। बताया जा रहा है कि क्लब में 200 से अधिक लोग मौजूद रहे। क्लब की पहली मंजिल पर आग की लपटें उठने लगी। उस वक्त वहां डांस फ्लोर पर 100 से अधिक पर्यटक थे। कुछ ही पलों में क्लब में धुआं भर गया, भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग भूतल पर पहुंचे, लेकिन बाहर निकलने के लिए दरवाजे छोटे और रास्ते सकरे होने से कई लोग फंसे रह गए। आग ने पूरे क्लब को चपेट में ले लिया। सोचो बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ पर थी। तो फिलहाल दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, ठीक है। और अभी इंडिगो की दुश्वारियाँ जो हैं बरकरार हैं। 650 उड़ानें निरस्त रहीं, यात्रियों को लौटाए गए। खैर उनकी यात्राएं जो है रद्द हो गई हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ होगा। तो आज की अपडेट में ये सारी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को LT GATE GS में, तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।